कोरोना की तीसरी लहर से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। हमारे देश के सियासतदान आम जनता को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ज्ञान देते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन जब बारी अपनी आती है तो सब कुछ भूल जाते हैं। नेताजी के दावों और असलियत की पोल खोलती ये रिपोर्ट देखिए। ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। महिलाओं की भजन मंडली के बीच बैठकर नगड़िया बजा रहे हैं। सीएम साहब बजा रहे थे नगड़िया तो जमकर नाच रही थी महिलाएं। नियमों की धज्जियां उड़ रही थी और शिवराज जी मस्त थे अपने नगड़िया बजाने में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को सागर जिले के वसा गांव गए थे बूथ विस्तार की योजना के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने, और बैठक खत्म होने के बाद गांव में भजन गा रही आदिवासी महिलाओं के बीच पहुंच गए। बस फिर क्या था, अपने वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में भूल गए कोरोना के नियमों को और लगे ताल से ताल मिलाने। जब सीएम साहब ने ताल ठोकी तो आदिवासी महिलाएं नाचने लगी। यहाँ तक ठीक था, लेकिन जरा देखिए, मुख्यमंत्री जी ने खुद भी मास्क नहीं पहना है और चारों ओर भीड़ ने उनको घेर रखा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना से करीब 8,94,159 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 11,253 नए केस हैं। 10,570 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है और शिवराज सिंह चौहान खुद भी कोरोना का दंश झेल चुके हैं और जनता को ज्ञान देते कई बार नजर आ चुके हैं। लेकिन अपनी बारी आने पर सब जायज है। सवाल है, जब सीएम ही नियम नहीं माने तो जनता भला क्यों मानेगी? यूं तो जनवरी के महीने में दिल्ली में हर साल सर्दी का सितम रहता है, लेकिन इस बार दिल्ली वासी ठंड से कुछ ज्यादा ही ठिठुर रहे हैं। वजह है रिकॉर्ड तोड़ बारिश, जिसने 100 साल से भी ज्यादा का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है और ये बारिश की मुसीबत कुछ दिन और जारी रहने वाली है। दिल्ली में सर्दी के मौसम का डबल अटैक हुआ है। जनवरी महीने में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद ठंड प्रचंड है। बीती रात दिल्ली और आसपास के इलाकों में भयंकर कोहरा भी नजर आया। विजिबिलिटी 0 के करीब थी। अक्षरधाम मंदिर के इलाके की ये तस्वीरें देखिए। अक्षरधाम मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिख रहा है। दिल्ली में बारिश इतनी हुई है कि जनवरी महीने में 121 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। दिल्ली में जनवरी में 1901 के बाद सबसे ज्यादा बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के बाद दिल्ली में बारिश के सारे रिकॉर्ड टूट गए और ठंड लोगों को ठिठुरा रही है। शनिवार देर रात हुई बारिश के बाद अब तक कुल 88.2 मिलीमीटर बारिश हुई। पालम में 110 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 1901 के बाद जनवरी महीने में सबसे ज्यादा बारिश। इससे पहले 1989 में जनवरी में 73.7 मिलीलीटर बारिश हुई। 1953 में 73.7 मिलीलीटर बारिश हुई। बारिश अभी और ठंड बढ़ाएगी, क्योंकि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक हिमालय के इलाके में हल्की से मध्यम बारिश की वजह से दिल्ली में आज भी हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार से पश्चिम बंगाल तक के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके चलते उत्तर भारत और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। देखिए, दिल्ली का हाल आपने जाना। दिल्ली के बाद अब बात करते हैं देश के पहाड़ी राज्यों की, जहां बर्फबारी के बाद सब कुछ जम सा गया है। सफेद बर्फ की चादर में सब कुछ लिपटा हुआ नजर आ रहा है। देश के कई इलाकों से आई ऐसी ही तस्वीरों पर बनी एक खास रिपोर्ट देखिए, जहां बर्फ के चलते सैलानियों की गाड़ियां जहां तहां फंस गई हैं, यानी मस्ती के बीच अब मुसीबत भी है। हिमाचल के डलहौजी की ये खूबसूरत तस्वीरें देखिए। तस्वीर में सब कुछ सफेद नजर आ रहा है, जैसे पूरे इलाके ने सफेद चादर ओढ़ ली हो। डलहौजी में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है। 2.5 फीट तक ताजा बर्फबारी के बाद का हाल देखिए। साल की दूसरी बर्फबारी के बाद पहाड़ हो या शहर के बीच सड़क, सब जगह सफेद बर्फ चमक रही है। गांधी चौक, सुभाष चौक के साथ ही हर गली चौराहों पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। शहर के होटल की इमारत की दीवारों पर, रेलिंग पर बर्फ जमा है।
होटल के बाहर खड़ी गाड़ियों पर कई फीट ऊंची बर्फ जम गई है। लोग इस बर्फबारी को खूब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही मजा आ रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, ऐसे लग रहा है हम जन्नत में आ गए हैं। यहाँ पे काफी स्नोफॉल का एंजॉय हो रहा है, यहाँ पे जन्नत है, काफी आनंद मिल रहा है, इसलिए सभी यहाँ पे आए एक बार जरूर। लेकिन ये माहौल मस्ती का है तो वहीं यहाँ पहुंचे पर्यटकों के लिए मुसीबत का सबब भी है, क्योंकि सड़कों पर जमी 3 फीट से ज्यादा की बर्फ में गाड़ियां कैसे चलेंगी। लिहाजा लोग डलहौजी से निकल नहीं पा रहे हैं और सरकार से मदद भी मांग रहे हैं। यहाँ पे रहने का भी मतलब ना, बार बार लाइट जा रही है आ रही है, तो बड़ी ज़्यादा परेशानी हमें हो चुकी है, तो हमें घर जाना बहुत मुश्किल हो चुका है। अभी ऐसे लग रहा है कि हम यहाँ फंस चुके हैं। डलहौजी के डैन कुंड, काला टोप, लकड़ मंडी जैसी जगहों पर तो 4 से 5 फीट तक बर्फबारी हुई है। स्थानीय लोगों को ठंड से निजात नहीं मिल पा रही है, तो दूसरी ओर बिजली पानी का संकट गहरा गया है। डलहौजी का दूसरे इलाकों से संपर्क टूट गया है, क्योंकि गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। हिमाचल प्रदेश के ही धर्मशाला में देखिए, आसमान से बर्फ की कितनी तेज बारिश हो रही है, जैसे पानी की बूंदें गिर रही हैं। लेकिन सैलानियों के लिए ये कोई फिक्र की बात नहीं है। वो तो हाथों में बड़े बड़े बर्फ के गोले बनाकर खेल रहे हैं। लेकिन इतनी बर्फबारी के बाद धर्मशाला में सड़कों पर गाड़ियों की हाई स्पीड पर ब्रेक लग गया है। राजधानी शिमला में भी तेज बर्फबारी हो रही है। सब कुछ सफेद नजर आ रहा है। कालका शिमला टॉय ट्रेन के ट्रैक भी सफेद हो चुका है और इसी के बीच सैलानियों के आने का सिलसिला जारी है। टॉय ट्रेन भी चल रही है। शिमला में चारों तरफ बर्फ जम चुकी है, तो यहाँ स्नो कटर गाड़ियों के इस्तेमाल से बर्फ को हटाने की कोशिश हो रही है। लेकिन पर्यटकों को ये रास नहीं आ रहा। ये उम्मीद नहीं थी कि स्नो ऐसा मिलेगा ना, हल्का फुल्का होगा, लेकिन काफी स्नो अच्छा हुआ है। बट ये जो ये कर रहे हैं ना, सफाई कर रहे हैं, ये सही नहीं है। बर्फबारी के मौसम में कश्मीर की खूबसूरती नहीं देखी तो फिर क्या देखा। गुलमर्ग में जमीन पर लोगों के घुटने तक बर्फ पड़ी है। हरे भरे पेड़ पौधे सफेद हो चुके हैं। गाड़ियों पर बर्फ जम चुकी है। सैलानी बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। दिल्ली से आई शबनम का कहना है कि कुछ भी करे, लेकिन हर कोई एक बार कश्मीर जरूर आए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। एक बार तो इंसान को कभी न कभी आना चाहिए यहाँ पे, चाहे एक ही बार आए, मगर एक बार देख के जाए यहाँ पे कि हाँ जी कुछ चीज है कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में देखिए, सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमा है। स्नो कटर गाड़ियों के इस्तेमाल से सड़क पर से बर्फ हटाने की कोशिश लगातार हो रही है। पहाड़ों की रानी उत्तराखंड के मसूरी में भी चारों तरफ सब कुछ सफेद नजर आ रहा है। आसमान से बर्फ की बारिश हो रही है। मॉल रोड इलाके में इस खूबसूरत नजारे के बीच सैलानी खूब मस्ती करते दिखे। तो तस्वीरें आपने देखी कैसे पर्यटकों के लिए मजा मुसीबत में बदलता जा रहा है। हालांकि अभी कुछ दिन और राहत नहीं मिलेगी, मौसम विशेषज्ञ ऐसा ही मानते हैं। जम्मू कश्मीर में जोजिला टनल के आसपास के इलाके में जरा आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसी बर्फबारी हुई है और किस तरह उसे सड़कों से हटाने का काम भी चालू है। यहाँ पर पारा माइनस में है। इतनी बर्फबारी हुई है कि हर पहाड़, उसके नीचे का मैदान सब सफेद हो चुका है। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर में जोजिला टनल के आसपास की। लेकिन केंद्र सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी अपने काम पर डटे हैं। जोजिला में -30 डिग्री तक बर्फबारी हुई है, जिसका नतीजा जरा इन सड़कों पर देखिए। 3 से 4 फीट तक बर्फ जम गई।
रिहायशी इलाकों में भी सड़कों पर गलियों में 2 से 3 फीट मोटी बर्फ जम गई है। गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। बड़े बड़े ट्रक के पहिए भी थम गए हैं। इसके बाद शुरू हुआ बर्फ को हटाने का काम। एक से एक तरह की मशीनों और स्नो कटर गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ। करीब -30 डिग्री तापमान और इतनी बर्फ के बीच यहाँ लोगों के लिए जिंदगी मुश्किल हो चुकी है। लिहाजा प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ बर्फ हटाने के काम में जुटा हुआ है। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। बात हो रही है सर्दी के सितम की, तो देश भर में जारी ठंड का असर मुंबई में भी नजर आ रहा है। मुंबई में बीते दिनों हुई बेमौसम बरसात की वजह से मुंबई के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मुंबई के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि मुंबई में ठंड का असर अगले 1 से 2 दिन तक रहेगा। हम मौजूद हैं मुंबई के कुर्ला इलाके में और बीते दिनों जिस तरीके से बेमौसम बरसात हुई है उसके बाद मुंबई का तापमान जो है वो गिरा है। और एक तस्वीर आपको मैं पीछे दिखाना चाहूँगा कि लोग जो हैं मुंबई में सुबह 5 बजे का समय हो रहा है और आग सेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमूमन इस तरीके की तस्वीर आपको महाराष्ट्र और मुंबई में नहीं देखने को मिल रही होगी, क्योंकि इस तरीके की जो तस्वीर है वो दरअसल जो देश के उत्तरी राज्य हैं यूपी, बिहार, पंजाब और दिल्ली, इन्हीं सब राज्यों में देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरीके से बेमौसम बरसात हुई है उसके बाद मुंबई का जो तापमान है वो बहुत ही गिरा है और नतीजा ये कि जो डिग्री सेल्सियस है वो 15 से 16 डिग्री पहुंच गया है। उसके बाद मुंबई का ये दृश्य है कि लोग यहाँ पर आग सेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठंड ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ठंड से वो लोग परेशान हैं। भाई साहब, आप बताइए कि अमूमन मुंबई में तो इस तरीके का दृश्य देखने को मिलता नहीं है कि लोग आग जलाकर सेकते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके की ठंडी है? कल के बारिश की वजह से ज़्यादा ठंडी है। कल बम्बई में जो बारिश गिरी उससे उसी वजह से सुबह में और रात में ज़्यादा ठंडी है। देखिए, अब बात एक बहुत अहम खबर की। कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र में पहली से लेकर 12वीं क्लास तक के स्कूल आज से खुल गए हैं, यानी स्कूलों में अब ऑफलाइन पढ़ाई भी चलेगी, लेकिन कोविड नियमों का पालन करते हुए। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से क्लासेस चलाए जाएंगे। लेकिन सरकार के इस फैसले पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या उद्धव सरकार तीसरी लहर जारी रहने के बीच स्कूल खोलने में जल्दबाजी तो नहीं कर रही है, क्योंकि स्कूल खोलने के लिए 2 शर्तें जरूरी हैं। पहला, कोविड के एसओपी का पालन करना और दूसरा, अभिभावकों की रजामंदी। लेकिन एक सर्वे के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो आंकड़े बिल्कुल उलट हैं। ऑनलाइन एजेंसी लोक सर्कल्स के सर्वे से उठे सवाल, महाराष्ट्र में करीब 62% अभिभावक 24 जनवरी से बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं है। जी हां, 62% अभिभावक हैं जो बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं है। वहीं 11% अभिभावकों ने अपनी राय इस पर जाहिर नहीं की है। सर्वे छोटे बड़े हर तरह के शहर में किया गया है। टियर 1, टियर 2, टियर 3 शहरों में यह सर्वे किया गया है और सभी जगह के लोगों की इस पर राय ली गई है। लोकल सर्विस ने सर्वे में 4976 लोगों ने जवाब दिया है। उनसे ये सवाल किया था, उन्होंने इस बात का जवाब दिया है और 62% अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अभी के वर्तमान हालात को देखते हुए स्कूल नहीं भेजना चाहते। तो देश में लगातार तीसरे दिन 3 लाख से ज्यादा केसेस आए हैं। संक्रमण का खतरा देश के दक्षिणी राज्यों की तरफ बढ़ गया है। आपको आइए आंकड़े बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। महाराष्ट्र की बात करें तो 40,805 केसेस, 44 लोगों की मौत। केरल की बात करें 45,449, 38 लोगों की मौत। कर्नाटक में 50,210, 19 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में केसेस 30,580, 40 लोगों की हुई मौत। गुजरात की बात करें 16,617 केसेस, 19 लोगों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में अगर हम मामलों की बात करें तो 14,440 केसेस आए सामने, 4 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में भी देखिए संक्रमण दर जरूर कम हुई है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। 9,197 मामले सामने आए, 34 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल 6,980 केसेस सामने आए, 36 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 6,253 केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हुई है।
और मुंबई का रुख कर लेते हैं, वहीं के ताजा हालात जान लेते हैं, क्योंकि यहां पर आज से स्कूल्स भी खुल रहे हैं। कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, आपसे जानना चाहेंगे, स्कूल्स को अब अच्छी तैयारियां करनी होंगी, हालांकि अभिभावक तो इस पक्ष में नहीं है कि स्कूल्स खुले, वो अपने बच्चों को भेजें। फिलहाल क्या तैयारियां, क्या तस्वीरें? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक लंबे अरसे के इंतजार के बाद महाराष्ट्र में जो है स्कूल खोल दिए गए हैं। जिस तरीके से कोरोना और ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ता जा रहा था, उसके बाद राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया था कि कक्षा पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के और साथ ही साथ कॉलेजों को बंद किया जाए। लेकिन जिस तरीके से मामले में गिरावट दर्ज की गई है बीते दिनों, उसके बाद फिर से जो है वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि स्कूलों को खोल दिया जाए। ये मुंबई का पेट्रोल रोड का इलाका है और अब देखिए कि बच्चे जो हैं अब स्कूल में आना उन्होंने शुरू किया है। बच्चों ने ये कंसेंट लेटर दिया है। कंसेंट लेटर का ये मतलब है कि सहमति पत्र। ये सहमति पत्र मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि जो आम जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उनकी सहमति के बिना हम बच्चों को नहीं लेंगे। और ये कंसेंट लेटर जो है वो स्कूल अथॉरिटी की तरफ से दिया जा रहा है, जिस पे जो माता पिता हैं उनकी सहमति जो है वो दिखाई गई है। उसके बाद ही बच्चों को अंदर लिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा कि स्कूल के कर्मचारी हैं वो इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जाए, सैनिटाइजर से उनको जो है उनका हाथ धुलवाया जा रहा है। तो तमाम तरीके के प्रोटोकॉल का जो है वो पालन किया जा रहा है। हालांकि सरकार का ये भी कहना है कि जिला प्रशासन जो है वो अपने स्तर पर निर्णय ले कि जिस तरीके से जिस स्थानों पर कोरोना जो संक्रमण कमी है उस पर आज़ादी दी गई है कि जिला प्रशासन अपने तरीके से निर्णय ले। हालांकि बच्चों के माता पिता से हमने जब बात की तो उनका कहना था कि बहुत दिनों से हम इंतजार कर रहे थे कि बच्चे के साथ पहुंच रहे हैं, स्कूल भी अपनी अपनी तैयारियां होने का दावा कर रहे हैं, बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के और तस्वीरों के लिए। और अब बात करते हैं देश के चुनावी कोरोना के हाल की, लेकिन उससे पहले दो तस्वीरें दोनों देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के आपको दिखाते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव है। 10 फरवरी को वोटिंग के लिहाज से उम्मीदवारों का प्रचार पर पूरा जोर है। चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी है, लेकिन जनसंपर्क की सशर्त इजाजत मिली है। लेकिन नेतागिरी का नशा ऐसा छाया हुआ है नेताओं के ऊपर कि नियमों की कोई परवाह नहीं है। जानबूझकर नेता कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। फिरोजाबाद और बहराइच की ये दोनों तस्वीरें इसी बात की तस्दीक कर रही हैं। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग ने जितने नियम बनाए हैं, घर घर जाकर जनसंपर्क करने के, डोर डोर जाकर लोगों से अपील करने के, वोट देने के लिए, उसमें जो नियम बने हैं, किसी भी नियम का पालन इन दोनों ही तस्वीरों में होता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। चुनाव आयोग के अपने दावे हैं, लेकिन चुनावी हकीकत क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं, जहां पर 10 तारीख को पहले चरण के लिए मतदान होना है और उसके पहले नेता कैसे भीड़ जुटाकर जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। और नेता क्या छोटा हो क्या बड़ा हो, सबका लगभग यही हाल दिखाई दे रहा है। फिरोजाबाद में बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश वर्मा आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन उन्होंने किया, तो बहराइच में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्यक्रम बीच में ही रोक दिया। और जिसके बाद कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के इशारे पर पुलिस काम कर रही है। तो आइए अलग अलग राज्यों की बात कर लेते हैं जहां पर चुनाव होना है और वहां पर अभी क्या स्थिति है ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं सबसे बड़े चुनावी राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश के हालातों पर। उत्तर प्रदेश में केसेस आए हैं 13,830, मौतें हुई हैं 20। देखिए चुनावी राज्यों में किस प्रकार से कोरोना के केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें, पंजाब में 5,664 मामले सामने आए, 30 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड में 3,727 मामले सामने आए, 5 लोगों की मौत हुई। गोवा की बात करें तो 1582 मामले सामने आए हैं, 8 लोगों की मौत हुई है। ये वो राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं आने वाले दिनों में। इलेक्शन कमीशन ने सख्त गाइडलाइंस बनाई है, लेकिन उन गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है और यही वजह है कि कोरोना के जो केसेस हैं उनमें भी बढ़ोतरी हो रही है। बात कर लेते हैं बारिश, सर्दी में हो रही बारिश की। देखिए यूं तो जनवरी के महीने में दिल्ली में हर साल सर्दी का सितम रहता है, लेकिन इस बार दिल्ली वासी ठंड से कुछ ज्यादा ही ठिठुर रहे हैं। वजह है रिकॉर्ड तोड़ बारिश, जिसने 100 साल से भी ज्यादा का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है और ये बारिश की मुसीबत कुछ दिन और जारी रहने वाली है। दिल्ली में सर्दी के मौसम का डबल अटैक हुआ है। जनवरी महीने में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद ठंड प्रचंड है। बीती रात दिल्ली और आसपास के इलाकों में भयंकर कोहरा भी नजर आया। विजिबिलिटी 0 के करीब थी। अक्षरधाम मंदिर के इलाके की ये तस्वीरें देखिए।
अक्षरधाम मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिख रहा है। दिल्ली में बारिश इतनी हुई है कि जनवरी महीने में 121 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। दिल्ली में जनवरी में 1901 के बाद सबसे ज्यादा बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के बाद दिल्ली में बारिश के सारे रिकॉर्ड टूट गए और ठंड लोगों को ठिठुरा रही है। शनिवार देर रात हुई बारिश के बाद अब तक कुल 88.2 मिलीलीटर बारिश हुई। पालम में 110 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 1901 के बाद जनवरी महीने में सबसे ज्यादा बारिश। इससे पहले 1989 में जनवरी में 73.7 मिलीलीटर बारिश हुई। 1953 में 73.7 मिलीलीटर बारिश हुई। बारिश अभी और ठंड बढ़ाएगी क्योंकि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक हिमालय के इलाके में हल्की से मध्यम बारिश की वजह से दिल्ली में आज भी हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार से पश्चिम बंगाल तक के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके चलते उत्तर भारत और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। तो देखिए, सर्दी की दस्तक पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक महसूस की जा रही है। मुंबई में भी पारा गिरने से लोगों को मुसीबत हो रही है। दिल्ली में कोहरे की मार नजर आ रही है और इस मुद्दे पर बात करने के लिए दिल्ली से हमारे साथ हमारी संवाददाता निवेदिता शांडिल्य मौजूद हैं और मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णा ठाकुर। कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आइए सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली लिए चलते निवेदिता हमारे साथ जुड़ी हुई है। निवेदिता, दिल्ली में 121 साल का रिकॉर्ड टूटा है। शायद यही वजह है कि बारिश लगातार सर्दी के सितम को बढ़ा रही है। खत्म होने का नाम ठंड यहां पर नहीं ले रही है और आज सुबह सुबह कोहरे के भी हालात थे, लोगों को ड्राइविंग करने में भी मुसीबत हुई। अनुमान जताया था कि आज यानी 24 जनवरी को कोल्ड डे होगा और उसका असर दिख भी रहा है। हालांकि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अभी जो यहाँ पे आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धीरे धीरे कोहरा पहले के मुकाबले कम हो गया, यानी सुबह के मुकाबले कम हो गया जब धूप निकलनी थोड़ी बहुत शुरू हुई है। लेकिन सुबह लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज के अगर हम अनुमानित न्यूनतम तापमान की बात करें तो 60 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल का न्यूनतम तापमान जो था वो 10.5 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा का अंतर आया है तापमान में। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि 6 डिग्री तक का मैक्सिमम डिपार्चर यानी कि डेविएशन तापमान में अंतर आ सकता है और बारिश के बाद वो अंतर दिख रहा है। हालांकि भले ही बुरा असर तापमान पे पड़ा हो, यानी तापमान गिरा हो, भले बुरा असर विजिबिलिटी पड़ा हो, लोगों को देखने में दिक्कत होने लगी सुबह के वक्त, लेकिन अच्छा असर पड़ा है प्रदूषण पे। क्योंकि अगर हम बात कर ले एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो आमतौर पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 145 तक देखने को नहीं मिलता है, यानी कि मॉडरेट की स्थिति में है, काफी अच्छी हवा है। अच्छा ये असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से निवेदिता ठंड बढ़ी है, लोगों की उससे परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। आप रहे हैं हमारे साथ मुंबई से, इस वक्त हमारे साथ कृष्णा ठाकुर भी जुड़े हुए हैं। कृष्णा, आमतौर पर मुंबई में इतनी ठंड नहीं देखी जाती है, लेकिन इस बार जिस तरह से बाकी पूरे भारत के हिस्सों में अलग अलग हिस्सों में ठंड पड़ रही है, मुंबई में भी ठंड देखने को मिल रही है और काफी मुंबई वासी भी परेशान नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें हम सुबह से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या है हालात अभी? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके की ठंड बीते दिनों मुंबई में पड़ी है, आमतौर पे मुंबई में इस तरीके का जो है वो वातावरण होता नहीं है। तापमान जो है, मैं आपको रात के समय का बताऊं, 16 डिग्री सेल्सियस तक जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई थी। ये मुंबई का वर्ली सीफेस का इलाका और आप देखिए कि यहाँ पर लोग जो है अपने आप को वार्म अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुंबईकर को जो है आमतौर पे इतनी ठंड की जो है वो आदत नहीं होती है। अभी भले ही जो तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन रात के समय में ये जो तापमान है वो 16 डिग्री सेल्सियस जो है वो गिरावट दर्ज की गई थी। और कहा यह जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिन जो है वो मौसम विशेषज्ञ ये बताते हैं कि मुंबईकरों के लिए ठंडी जो है वो और बढ़ेगी। ऐसे में ये कहा गया है कि जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका जो है खासा तौर पे ख्याल रखा जाए, क्योंकि ठंड के मौसम में ये भी देखा गया है, डॉक्टर ये भी मानते हैं कि जो बुजुर्ग हैं उनमें हार्ट अटैक की जो संबंधित बीमारियां हैं वो ज़्यादा उभर कर आती हैं। ऐसे में ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में पारा और गिरेगा। 16 डिग्री जो है कल न्यूनतम तापमान था, रात के समय में ये 10 से 12 डिग्री हो सकता है। ऐसे में कहा गया है कि लोग अपना ध्यान रखें। बिल्कुल, और दिल्ली वासियों को तो जनवरी के महीने में स्वेटर पहनने की आदत होती है, लेकिन मुंबई वासियों को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि मुंबई में भी जो तापमान के हालात हैं
उसके लिए अब लोग अपने आप को स्वेटर से ढक रहे हैं और कुछ नजारे, कुछ तस्वीरें आपको भी इस वक्त हमने दिखाई हैं। कुछ एक्सरसाइज करने के लिए निकल रहे हैं तो वो भी स्वेटर पहन के घर से बाहर निकलते हुए मुंबई में नजर आ रहे हैं। आप दोनों ही सहयोगियों का बहुत धन्यवाद। ये छापा जारी है। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत बैरियर चेकिंग 3 से 7 की स्पेशल करवाई जा रही थी। इसी के तहत थाना कर्नलगंज में जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पड़ता है लखनऊ रोड पे, वहां पे इंस्पेक्टर कर्नलगंज की टीम के द्वारा एक गाड़ी यूपी 32 नंबर की वो पकड़ी गई। इसकी चेकिंग में 65 लाख रुपए इंस्पेक्टर कर्नलगंज और टीम के द्वारा बरामद किए गए हैं। गोंडा में 65 लाख से जो कहानी शुरू हुई वो पहुंच गई लखनऊ के रकाबगंज इलाके तक। ये है तस्वीरें लखनऊ में छापेमारी की। आयकर विभाग ने 4 कारोबारियों के घर छापेमारी की। इसमें 3 करोड़ का कैश बरामद किया गया। यूपी चुनाव में धन बल का प्रयोग न हो इसलिए यूपी पुलिस मुस्तैदी से तैनात है। इसमें 2 व्यक्ति उनको राउंड अप किया गया है। ये पैसा लेके नेपाल बॉर्डर के आसपास जा रहे थे। किस पर्पस से और क्यों नेपाल बॉर्डर पे ये पैसा पहुंचा रहे थे ये अनअकाउंटेड है। फिलहाल ये 65 लाख रुपए सीज करके इस पे कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। इसमें नियमानुसार आगमन कार्रवाई की जा रही है और इसमें अन्य भी जो अपराध बनेंगे उसमें भी कार्रवाई कराई जाएगी। शनिवार को गोंडा के भभुआ चौकी में तैनात पुलिस कर्मियों ने लखनऊ की ओर से आ रही कार में मौजूद लोग पकड़ी गई रकम का कोई पुख्ता सोर्स नहीं बता सके, जिसके बाद ये रकम चुनाव में इस्तेमाल होने के आशंका के मद्देनजर जब्त कर ली गई और इसकी सूचना आयकर विभाग को दी गई। सूत्रों की माने तो कार में सवार सिद्धार्थ नगर निवासी कन्हैया अग्रवाल व चंदन अग्रवाल से पूछताछ में पता चला कि रकम लखनऊ से लाई गई है जो हवाला से जुड़ी है। कुछ दिनों पहले भी यूपी में पिछले दिनों छापेमारी और छापेमारी में बरामद रकम सुर्खियां बनी है। अब जांच के बाद ही सामने आएगा कि छापेमारी के तार क्या चुनाव से जुड़े हैं या नहीं। और अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। कई दौर की बैठकों के बाद भी अब तक बीजेपी सारे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। गठबंधन के लिए सीटों का पेच भी अभी फंसा हुआ है। कि मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। ये वो बयान है जो बता रहा है कि बीजेपी के लिए यूपी क्या मायने रखता है। इसलिए एक एक सीट पर दम लगाया जा रहा है। खड़े होकर के माननीय अमित शाह जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। एक एक सीट के लिए माथापच्ची की जा रही है। एक एक समीकरण देखा जा रहा है और इसलिए हो रहा है एक के बाद एक बैठकों का दौर। लेकिन कई दौर की बैठकों के बाद भी यूपी का सियासी समीकरण अब तक साध नहीं पाई है बीजेपी। कल फिर यूपी में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। लेकिन बैठक पूरी नहीं हुई। बैठक खत्म होने के बाद भी करीब 2.5 घंटे तक अमित शाह और जेपी नड्डा ने अलग से चर्चा की। सारी माथापच्ची के बाद भी बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी कर पाई है। पहली लिस्ट में 107 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था। दूसरी लिस्ट में सिर्फ 2 नाम थे। तीसरी लिस्ट में 85 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। यानी 403 में से बीजेपी अब तक सिर्फ 194 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर पाई है। मामला सिर्फ अपने उम्मीदवारों के ऐलान का नहीं है, बल्कि पेंच सहयोगी दलों के साथ सीट के बंटवारे पर भी फंसा है। निषाद पार्टी और अपना दल के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान तो हुआ, लेकिन अब तक सीटों का ऐलान नहीं हुआ। फिलहाल हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों पर चर्चा चल रही है और बहुत जल्दी ही हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अपने सीटों की संख्या भी हम स्पष्ट करेंगे। निषाद पार्टी इंतजार में है, तो वहीं अपना दल सोनेवाल अब तक सिर्फ 1 सीट पर अपना उम्मीदवार उतार पाया है। बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही अपना दल सोनेलाल ने पार्टी के पहले टिकट के तौर पर मुस्लिम उम्मीदवार का ऐलान किया है।
रामपुर की स्वार टांडा सीट से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के मुकाबले हैदर अली को उतारा है। आज 11 बजे फिर कोर कमेटी एक सीट पर चर्चा करेगी। 25 जनवरी यानी मंगलवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। उम्मीद की जा रही है कि सीटों को लेकर बीजेपी इस दिन अपने सारे पत्ते खोल सकती है। तो वहीं अखिलेश यादव इस बार गठबंधन के गुलदस्ते के साथ योगी आदित्यनाथ को कड़ी चुनौती दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग दलों को जोड़ने की कोशिश आसान साबित नहीं हो रही है। सवाल ये कि क्या चुनाव तक अखिलेश का गुलदस्ता खिला रहेगा या मुरझा जाएगा। राजभर ने दिया अखिलेश को करंट। जयंत ने दिया अखिलेश को झटका। बागी बढ़ा रहे हैं अखिलेश की मुसीबत। अपनों के साथ छोड़ने से भी बढ़ेंगी मुश्किल। अखिलेश बेशक 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के वादे के साथ वोटरों को रिझाने में लगे हैं, लेकिन उनके अपने ही सहयोगी ही कुर्सी की रेस में अखिलेश को करंट दे रहे हैं। एसपी की सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने सुनील अर्कवंशी को एसपी के टिकटों के ऐलान से पहले ही मैदान में उतार दिया। और संडीला से सुनील अर्कवंशी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुनील अर्कवंशी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। वहीं अखिलेश ने रीता सिंह को शपथ दिलाई और टिकट देने का ऐलान कर दिया। श्रीमती रीता सिंह स्वर्गीय राजा महावीर सिंह जी की धर्मपत्नी है, पूर्व विधायक संडीला। श्रीमती रीता सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं। ऐसी तनातनी बिजनौर सदर सीट पर देखने को मिल रही है, जहां जयंत ने डॉक्टर नीरज चौधरी को उतार दिया तो एसपी ने डॉक्टर रमेश तोमर को टिकट दे दी। राष्ट्रीय लोकदल के माननीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने ये सिंबल देते हुए डॉक्टर नीरज चौधरी साहब को बिजनौर विधानसभा से अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय यादव जी ने पार्टी का सिंबल देकर बिजनौर भेजा कि आप नॉमिनेशन कराएं चुनाव के लिए। इससे पहले मथुरा सीट पर भी ऐसे ही हालात बने थे, जिसे सुलझा लिया गया। इतना ही नहीं, जाट महासभा भी कम टिकटें मिलने से नाराज है। वहीं मुरादाबाद में हाजी इकराम कुरैशी और हाजी रिजवान ने टिकट कटने के बाद बगावत कर दी है। जनता को मेरे ऊपर बहुत विश्वास था और मैंने ये 5 साल भी और पिछले 5 साल भी, जब मैं दर्जा राज्य मंत्री था, वो 5 साल भी मैंने जनता के बीच रहकर गुजारे हैं और जनता के हकों की लड़ाई लड़ी, जनता के हितों की लड़ाई लड़ी, जनता का काम किया। हो सकता है ये नागवार गुजरा हो कि मैं मुसलमानों का काम ज़्यादा करता था। तो अखिलेश जी ने कहा कि मैं ये जो है डॉक्टर मर कह रहे मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो इस्तीफा दे दूंगा। उनके इस्तीफे से कोई विधायक नहीं आता, लेकिन मेरे इस्तीफे से कई आ रहे हैं। सच्चाई है बिल्कुल, क्योंकि मैं जमीनी आदमी हूँ। चुनावी सीजन में ही अखिलेश का साथ छोड़ बीजेपी के खेमे में चली गई है मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव। मुझे काम करना है अपने राष्ट्र के लिए और बड़े इस नए भारत के कह लीजिए कि इस नए भारत के जैसे एक पेंटिंग बनती है, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ, हमारे यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के साथ नए रंग भरने का काम करना है। कहा गया कि समाजवादी पार्टी में आप टिकट मांग रही थी, नहीं हुआ तो ऐसे में नाराजगी स्वरूप आप भाजपा में शामिल हो गई। आपको लगता है कि मुझे कोई टिकट मना कर सकता था उस पार्टी में? साथ ही एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साढ़ू प्रमोद गुप्ता ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं अखिलेश को झटका भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने भी दिया है। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाकर 402 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का प्लान बना रहे हैं चंद्रशेखर। इससे विपक्षी वोटों के बिखरने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि चंद्रशेखर ने अखिलेश के खिलाफ उम्मीदवार न उतारने का ऐलान किया है। मैंने कहा कि हम पार्टी से कहेंगे कि हमारी अपील है कि अखिलेश जी को विधानसभा आने दिया जाए, इसलिए उनके खिलाफ प्रत्याशी न लड़ाया जाए। वहीं कुछ दिन पहले मुस्लिम नेता इमरान मसूद का ये वीडियो भी सामने आया था। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे। मेरा कुत्ता बना दिया। हालांकि अब खबर है कि इमरान मसूद को मना लिया गया है, लेकिन ये साफ है कि अखिलेश के लिए 403 सीटों की जंग आसान नहीं रहने वाली।
देखिए, राजनीति है, कब कौन दोस्त बन जाए कौन दुश्मन बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानों से वार पलटवार हो रहे हैं। हर दल घोषणाएं कर रहा है और दूसरा दल उन्हीं घोषणाओं पर निशाना साध रहा है। प्रदेश की जनता विकास और खुशहाली चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बनाया। मैंने एक नारा दिया है अपनी पार्टी का कि हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। जब संकट का साथी भारतीय जनता पार्टी है तो वोट देने का अधिकारी भी तो भारतीय जनता पार्टी ही होगी। उत्तर प्रदेश में सियासत का संग्राम जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हैं। घर घर पर संपर्क कर वोटरों को रिझाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में योगी ने पेंशन के बहाने फिर से अब्बा जान की एंट्री करा दी है। ये बात एसपी को चुभ रही है। कहते हैं हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बा जान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। योगी आदित्यनाथ की पढ़ाई और संस्कार अगर बेहतर तरीके से होते तो निश्चित तौर पे हिंदू धर्म में अपने पिता को क्या कहा जाता है इसका संस्कार उनको भली भांति मालूम होता। लेकिन चूंकि संस्कार रहित नहीं है, संस्कार विहीन है, पढ़ाई लिखाई की नहीं है और जिस चीज़ का वो सेवन करते हैं उसके सेवन के बाद ऐसे शब्दों का आना लाजमी है। अब्बा जान के जुमले के सहारे बीजेपी अपनी ध्रुवीकरण की धार को तेज कर रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी हिंदुत्व और विकास का दोहरा अटैक कर रही है। इसी कड़ी में योगी ने गरीबों के घरों का जिक्र किया। फर्क साफ है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उस समय के मुख्यमंत्री और वहां के उस समय के मंत्रीगण पहले अपना बंगला बनाते थे। हमारी सरकार बनी, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध किया। इस बात पर मायावती ने योगी पर हमला बोल दिया। मायावती ने ट्वीट कर कहा, शायद पश्चिमी यूपी की जनता को ये मालूम नहीं है कि गोरखपुर में योगी जी का बना मठ, जहां वो अधिकांश निवास करते हैं, वो कोई बड़े बंगले से कम नहीं है। यदि इस बारे में भी ये बता देते तो बेहतर होता। मायावती का दावा है कि उनके राज में गरीबों और भूमिहीनों को ज्यादा जमीन दी गई। यूपी में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है। देखिए, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मठ के महंत हैं, इसलिए गोरखपुर मठ पर भी सियासत शुरू हो गई है और इसी सियासत पर नजर पड़ी है कार्टूनिस्ट इरफान की। क्या क्या है व्यंग उन्होंने, आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश चुनाव में मायावती लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही हैं। कल उन्होंने एक खुलासा किया कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का मठ बड़े बंगले से कम नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आईटी डिपार्टमेंट या ईडी को कोई वो सूचना दे रही हो। उसके जवाब में देखिए कार्टून पर चलते हैं। कार्टून में बताया मैंने कि योगी क्या जवाब देते हैं। उनको दिखाई देता है सीएम निवास, तो वो कहते हैं कि गोरखपुर अब वापस ही कौन जाना चाहता है बहन जी। तो देखिए ना कि लखनऊ में सब बा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।